नंदन कोडू के बेस कंपाउंड में करीब रात के 11:30 बजे एक घर से आग निकलती हुई नजर आती है। जैसे ही आसपास के लोगों की निगाह उस आग पर जाती है, तभी वो लोग फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। हाई सिक्योरिटी एरिया था, जिसकी वजह से पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत वहां पर पहुंच जाती है और आग बुझाने लगती है। जैसे ही फायर फाइटर्स अंदर जाते हैं, आग बुझाते हैं, तभी उन्हें एक ऐसा मंजर दिखाई देता है जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। दरअसल उस घर के फर्स्ट फ्लोर के एक रूम के अंदर 4 लाशें मिलती हैं। वो लाशें जल चुकी थी और उनको काटा गया होता है। लेकिन ये मंजर यहाँ खत्म होने वाला नहीं था, क्योंकि आगे जो होने वाला था वो और भी ज्यादा खौफनाक था। तभी नीचे ग्राउंड फ्लोर में एक और लाश मिलती है, जिसमें अब तक कीड़े लग चुके थे। अब इस घर में 5 लाशें मिलती हैं। पुलिस को ये तो कंफर्म था ये कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि सोच समझकर किया हुआ मर्डर था। अब घर में 5 लाशें पड़ी थी। पुलिस उन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि उस घर में 5 लोग रहते थे। उनमें से एक व्यक्ति जिनका वो घर होता है, उनका नाम राजा थॉम्पकन होता है, जो एक रिटायर्ड हिस्ट्री प्रोफेसर थे। उनकी वाइफ डॉक्टर जीन पदवा, जो रिटायर्ड कार्डियोलॉजिस्ट थी। उनकी एक बेटी कैरोलिन, जो MBBS की पढ़ाई पूरी करके कुछ ही टाइम पहले भारत आई थी। और उनका एक बेटा होता है कैडल, जो एक वीडियो गेम डेवलपर था। इन चारों के साथ एक और लेडी साथ में रहती थी, जिनका नाम ललिता था। वो रिश्ते में कैडल की नानी लगती थी। ये 5 लोग इस घर में रह रहे थे और ये डेड बॉडी भी 5 ही मिली थी। अब एक ऐसा मोड़ आता है जिसने पुलिस को हिला दिया। ऑटोप्सी रिपोर्ट आने पर पता चलता है जो 5 डेड बॉडी मिली है, उनमें से एक डेड बॉडी असली नहीं है। दरअसल वो एक पुतला है जो मेटल या अन्य धातुओं से बना हुआ है। पुलिस उस व्यक्ति की खोजबीन में लग जाती है जो उन डेड बॉडीज में नहीं था। वो व्यक्ति मिलता भी है, पुलिस उससे बयान भी लेती है, लेकिन जो बयान सामने आते हैं, पुलिस की रूह कांप जाती है। पुलिस के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दरअसल वो बयान इतना खौफनाक होता है कि उस पर यकीन करना भी मुश्किल हो रहा था। आगे हम जानेंगे कि वो व्यक्ति कौन था और उसने ये सब क्यों किया था। तो चलते हैं आगे इस घटना की ओर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्राइम की कहानी। मैं निकिता आपके लिए लेके आती रहूंगी क्राइम की कुछ सच्ची घटनाएं। इस कहानी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं आगे इस कहानी की ओर। जब पुलिस उस व्यक्ति की खोजबीन करती है जो व्यक्ति उन डेड बॉडीज में नहीं था, तब पता चलता है कि वो व्यक्ति कैडल है। कैडल की खोजबीन करना पुलिस स्टार्ट करती है। पुलिस की नजरों में कैडल या तो विक्टिम था या कल्प्रिट था। पुलिस हर जगह उसके पोस्टर्स लगवा देती है। 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन कैडल का कुछ पता नहीं चलता। इसी बीच थम्पनूर रेलवे स्टेशन से एक सूचना मिलती है, जिसमें बताया जाता है कि कैडल को चेन्नई से आती ट्रेन से उतरते हुए देखा गया है। पुलिस जैसे ही रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाती है, कैडल को अरेस्ट कर लेती है। ताज्जुब की बात तब होती है जब पुलिस कैडल को गिरफ्तार करती है। उस वक्त कैडल ना तो भागने की कोशिश करता, बल्कि जब पुलिस उसे पुलिस स्टेशन लेके जा रही थी, उस वक्त कैडल के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल होती है। कैडल उस वक्त मुस्कुरा रहा होता है। ये देखकर पुलिस काफी हैरान थी। अब जैसे ही पुलिस कैडल को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, वो उसके परिवार के बारे में पूछती है। तब कैडल कन्फेस करता है कि उसने ही अपने परिवार के लोगों को मारा है और मारने के बाद घर में आग लगाई है। उसके बाद पुलिस उसे मर्डर के लिए और सबूत मिटाने के लिए गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन एक क्वेश्चन जो अभी भी पुलिस के दिमाग में चल रहा था, वो क्वेश्चन था कि आखिरकार उसने अपने परिवार को मारा क्यों। अब पुलिस जब इसके पीछे का कारण उससे पूछती है, वो बताता है कि 8 जुलाई 1988 को कैडल का जन्म एक हाईली एजुकेटेड फैमिली में होता है। कैडल की मदर एक कार्डियोलॉजिस्ट थी, उसके फादर एक हिस्ट्री प्रोफेसर थे, उसकी बहन भी MBBS की पढ़ाई कर रही थी और कुछ टाइम बाद वो भी अपनी मदर की तरह डॉक्टर बनने वाली थी। आसपास जब पूछताछ होती है, तब पता चलता है कि उनकी फैमिली काफी साइलेंट थी, काफी पोलाइट नेचर की थी। कैडल की फादर की हर कोई तारीफ कर रहा था,
हाईली एजुकेटेड फैमिली होने की वजह से बचपन से ही कैडल पर पढ़ाई को लेकर काफी प्रेशर था। कैडल को पढ़ाई में कोई खास रुचि नहीं थी, जिसकी वजह से वो स्कूल में भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करता था और घर पर भी उसके फादर उसकी बहन से अक्सर कंपेयर किया करते थे। इन सब कारणों की वजह से वो अपने परिवार वालों से काफी अलग होता गया। उसका कोई दोस्त भी नहीं बनता था, ना वो किसी से बात किया करता था। कैडल इस हद तक अपनी फैमिली से दूर हो कि वो फर्स्ट फ्लोर पर रहकर पूरे दिन अपने रूम में वीडियो गेम खेलता और इंटरनेट पर रिसर्च करता। यहाँ तक कि फर्स्ट फ्लोर पर आने के लिए किसी को इजाजत नहीं थी और अगर कोई ऊपर आ भी जाता तो कैडल उस पर बुरी तरीके से चिल्लाया करता। कैडल के पेरेंट्स को अक्सर उसके फ्यूचर की टेंशन हुआ करती थी, जिसकी वजह से फिलीपींस ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं। लेकिन कैडल का मन पढ़ाई में नहीं था, जिसकी वजह से वो वहाँ से वापस आ जाता है। अब कैडल के फादर को उससे कुछ भी उम्मीद नहीं थी। उनकी नजर में कैडल एक फेलियर बन चुका था। लेकिन कुछ समय बाद कैडल अपने फादर को बोलता है कि उसे गेम डेवलपर बनना है, जिसके लिए उसे ऑस्ट्रेलिया जाना है। उसके फादर को लगता है कि उनके बेटे ने किसी चीज में इंटरेस्ट दिखाया है। उसकी बात मान जाते हैं और उसे ऑस्ट्रेलिया भेज देते हैं। करीब कुछ सालों तक वो वहाँ पर रहता है और कुछ सालों बाद उसकी जॉब लग जाती है, जिसकी खुशखबरी वो अपने पेरेंट्स को देता है। उसकी फैमिली काफी खुश होती है। उसके पेरेंट्स को लगता है कि उनकी बेटी जो डॉक्टर बनने वाली है उसकी भी पढ़ाई पूरी होने वाली है और वहीं कैडल को भी अपनी लाइफ का एक पर्पस मिल गया है, जिसकी वजह से वो अब सुकून में थे। लेकिन कहते हैं ना, जो दिखता है वो असल में सच हो जरूरी तो नहीं। तो यही कैडल के केस में था। कैडल कुछ टाइम बाद बताता है अपनी फैमिली को कि उसकी जॉब रिमोटली हो सकती है, जिसके कारण वो इंडिया वापस आ जाएगा। कैडल के इंडिया आने के बाद जो होने वाला था उसका किसी को भी अंदाजा। सुबह सुबह कैडल अपनी मदर के पास जाता है और बोलता है कि उसने एक गेम डेवलप करी है, जिसे वो अपनी माँ को दिखाना चाहता है। उसकी माँ काफी एक्साइटेड होती है उस गेम को देखने के लिए। एक बेटा जो उन्हें फर्स्ट फ्लोर पे आने के लिए हमेशा मना किया करता था, वो आज उससे अपने कमरे में ले जाने के लिए बोलता है और पहली बार वो किसी अपनी बनाई हुई चीज़ को दिखाने वाला था, जिसके लिए उसकी माँ काफ़ी एक्साइटेड होती है और उसके साथ उसके रूम में चल देती है। अब जैसे ही उसकी मदर उसके रूम में जाती है, वो चेयर पे बैठाता है और कंप्यूटर ऑन करता है कि मदर कंप्यूटर में वीडियो गेम देखने लगती हैं। उसी वक्त कैडल पीछे से आकर कुल्हाड़ी से अपनी मोम पर वार कर देता है और तब तक मारता है जब तक उसकी माँ मर नहीं जाती। और मरने के बाद उनकी लाश को बाथरूम में लाके रख देता है। वहाँ पड़े खून को जल्दी से जल्दी साफ कर देता है। खून साफ करने के बाद कैडल नीचे आता है और अपने फादर और सिस्टर के साथ ऐसे नाश्ता करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर बाद वो अपने पिता को भी बोलता है ऊपर चलने के लिए, अपनी वीडियो गेम दिखाने के लिए। अब जैसे ही उसके फादर ऊपर जाते हैं, वो उन्हें भी उस तरीके से ही मारता है जैसे उसने अपनी माँ को मारा था और उनकी डेड बॉडी को बाथरूम में लेके जाता है। लेकिन अब की बार वो खून साफ नहीं करता, वो वैसे ही वापस नीचे आ जाता है और अपनी बहन को बुलाता है। अब उसकी बहन कैरोलिन जब ऊपर जाती है और रूम के अंदर के नज़ारे को देख कैरोलिन को गलत होने की आशंका हो जाती है। उसी वक्त कैडल उसे कुल्हाड़ी से मारता है, लेकिन पहले बार में कैरोलिन बच जाती है। तभी कैडल पास में रखे धारदार वस्तु से उसका गला काट देता है। कैरोलिन की लाश को वो खींचकर बाथरूम में ले जाता है। अब उसके रूम में तीन लाशें पड़ी हुई थी। वो आराम से वहाँ पर खा रहा था, सो रहा था। कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक पता चलता है कि जिस टाइम कैडल इस वारदात को अंजाम दे रहा था, उसने अपने रूम में तेज म्यूजिक चला रखा था और जहाँ पर वो लोग रह रहे थे वो घर काफी बड़े एरिया में बना हुआ था, जिसकी वजह से चीखों की आवाज कोई सुन नहीं पाया था। और उस घर में औरत बची थी जो उसकी नानी थी। उसकी नानी काफी ओल्ड एज थी, जिसकी वजह से ना वो ठीक से देख पाती थी और ना ही सुन पाती। कैडल 3 लोगों को खौफनाक मौत देने के बाद रात का खाना ऑर्डर करता है 5 लोगों का, जिससे कि किसी को उस पर शक ना हो, और अपनी नानी के साथ वो डिनर करता है। अगले ही दिन जब मेड और कुक घर पर आते हैं, वो उसके परिवार के बारे में पूछते हैं। तब कैडल बताता है कि उसके पेरेंट्स उसके एक रिलेटिव के यहाँ गए हैं कन्याकुमारी और कुछ दिन में उसकी नानी को भी जाना पड़ेगा। शक करने वाली कोई बात नहीं होती। मेड और कुक वहाँ से चले जाते हैं। अगले ही दिन जब वापस आते हैं तो देखते हैं नानी भी वहाँ पे मौजूद नहीं होती, लेकिन कैडल ने पहले ही बता दिया था, तो मेड और कुक को दोबारा कोई शक नहीं होता और कैडल ने नानी का रूम बंद कर दिया था। वहीं किसी को भी फर्स्ट फ्लोर पे जाना पहले से अलाउ नहीं था। वो लोग अपना काम पूरा करते हैं और घर से निकल जाते हैं। 2 दिन कैडल लाशों के साथ रह रहा था।
लाशें डिकम्पोज होने लगती हैं। रात के करीब 11 बज रहे थे। कैडल उन लाशों को जलाना चाह रहा था। काफी समय से वो पेट्रोल को इकट्ठा कर रहा था। उसके परिवार वालों को इसका भी कुछ पता नहीं था। जैसे ही वो आग लगाने लगता है, उसी वक्त वो आग इतनी बेकाबू होती है कि पूरे घर में आग जलने लगती है। कैडल डर जाता है और घर से निकलकर भाग जाता है। पुलिस के लिए ये जानना अभी भी बाकी था कि आखिरकार कैडल ने ये सब क्यों किया। जो कैडल बताने वाला था उस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल था। 13 साल की उम्र से कैडल अपने परिवार वालों से बात नहीं किया करता था। वो अक्सर उन लोगों से दूर रहता था। उसका काफी समय कंप्यूटर के आगे बीतता था। वो वीडियो गेम खेलता था और इंटरनेट की दुनिया में घुसा रहता था। कैडल 14 साल की उम्र में एस्ट्रल प्रोजेक्शन के एक ऐसे अंधेरे में घुस जाता है जिससे निकल पाना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। वो उस पर काफ़ी रिसर्च कर रहा था। एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें बॉडी से निकलती हुई सोल को देखा जा सकता है। इसे ब्लैक मैजिक से भी जोड़ा गया है। कैडल बताता है कि 14 साल से वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन पर रिसर्च कर रहा था और रिसर्च के लिए ही वो ऑस्ट्रेलिया गया था। वो बताता है कि वहाँ पे जो डमी मिली थी वो डमी उसने अपनी प्रैक्टिस के लिए ली थी। उसने कुल्हाड़ी भी ऑनलाइन मंगाई थी और अक्सर वो उस डमी पर अपनी प्रैक्टिस किया करता था। कैडल पुलिस को बताता है कि वो मारने के बाद सोल को देखना चाहता था कि आखिरकार सोल करती क्या है, कहाँ जाती है। उसका मानना था कि वो सोल मरने के बाद उस डमी में आ जाएगी और कैडल काफी शक्तिशाली बन जाएगा। कैडल की सोल को देखने की इच्छा एक ऐसी वारदात में कन्वर्ट हुई कि उसके पूरा परिवार खत्म हो गया और कैडल को इस चीज का बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। जब ये बयान पुलिस ने उसके मुंह से सुने, पुलिस को इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। पुलिस उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रही थी। पुलिस को लग रहा था कि ये बिल्कुल सोची समझी साजिश थी, क्योंकि उसने बताया था कि उसने इस मर्डर की प्लानिंग 1 साल पहले 2016 मई से कर रखी थी। कोर्ट उसे मेंटली इल बताकर उसे असाइलम भेज देती है और उसका ट्रायल स्टार्ट नहीं होता। 20 दिन तक वो वहाँ पर रहता है और 3 साइकियाट्रिस्ट की ऑब्जर्वेशन में रहता है। 20 दिन के बाद उसे सेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उस वक्त वो अपने सेलमेट को मारने का ट्राई करता है, जिसकी वजह से उसे दोबारा असाइलम भेज दिया जाता है। और उसके बाद बताया जाता है कि जब उसे सेल में ट्रांसफ़र किया गया, उसने तब अपने सेल मेट्स पर वार किए, जिसकी वजह से उसे सॉलिटरी कंपाउंड में डाल दिया जाता है। जब ये केस वहाँ के एक आईपीएस ऑफिसर के सामने आता है तो वो उससे मिलने की जिज्ञासा रखती हैं, उसे मिलने के लिए परमिशन लेती हैं और जब उसे मिलने जाती हैं तो उसका एक बिहेवियर सामने आता है जिससे कि वो आईपीएस ऑफिसर भी घबरा जाती हैं। जब उससे वो पूछती हैं कि आखिरकार उसने अपने सेलमेट पर वार क्यों किया, तो वो बताता है कि उसने वो वार नहीं किया, उससे किसी ने वो करवाया है और वो व्यक्ति और वो आपके पीछे भी खड़ा है और वो अब मुझे आपको मारने के लिए बोल रहा है। इतने में वो आईपीएस ऑफिसर डर जाती हैं और बाहर चली जाती हैं। कैडल के इस बिहेवियर की वजह से आज तक भी उसका ट्रायल स्टार्ट नहीं हो पाया है। वो सॉलिटरी कंपाउंड में अकेले रहता है। तो आज का केस यहीं पर ख़त्म होता है।